लिपि का साक्ष्य नहीं। एक और लिख लें आप कि मतलब हाँ, मुख्यतः पत्थर एवं तांबे के उपकरण या शिल्प, ठीक है। तो कभी जैसे पूछा जाए कि हड़प्पाई क्षेत्र में उससे पहले जो लोग थे और हड़प्पा में क्या अंतर था, या हड़प्पा के पतन के बाद जो आसपास संस्कृतियों का आविर्भाव हुआ उससे हड़प्पा में क्या अंतर था, ठीक है। तो ये बात, अब जैसे कहा जाए आहार में, तो ये सारी विशेषताएं आपको जो अभी इन्होंने आयर कहा, आहार या आहार, ठीक है, वहां पे भी आपके विशेषता नहीं दिखेंगे आपको। मैं कहूं कैथा में तब भी ये फीचर नहीं मिलेगा आपको, मालवा में तब भी ये फीचर नहीं मिलना है आपको, जोरवे में तब भी ये फीचर, ओसीपी में, बीआरडब्ल्यू में, यानी ये है ही नहीं ना। ये तो होता तब तो शहरी संस्कृति में आ जाते हैं वो, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, कभी तथ्य का नहीं, अब सेंस का। नोट करके कॉन्सेप्ट और लिखें, ठीक है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां एक प्रकार से ग्रामीण संस्कृति और नवपाषाण युगीन विशेषताओं से युक्त, नवपाषाण युगीन विशेषताओं से युक्त, ठीक है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। कोई भी संस्कृति है आप तो उसे समझना हो, लगे कि क्या है भाई इसकी खास बात, तो नवपाषाण युगीन विशेषताओं से ग्रामीण संस्कृति। आप इसको ऐसे समझें या ऐसे समझें, ये आइडिया केवल आपको रख के चलना है। कोई सवाल है क्या? हाँ हाँ, आयर नदी के किनारे हैं, ठीक है। आहड़, किताबों में र भी दिया हुआ है बहुत जगह, कोई बात नहीं, उससे कोई बहुत, ठीक है ना। कोई इससे नहीं, मतलब राजस्थान के लोगों में फीलिंग बहुत है ना, कि भाई आपने जो नाम, ठीक है ना। डोंट वरी, बहुत सारे नाम बदल जाते हैं, ठीक है। और सरकार योगी जी की बन गई तो समझ लेना फिर, है ना, ठीक है। ठीक है। राजस्थान में वैसे भी पुरानी संस्कृति ही चली आ रही है, क्योंकि वहां जो खास बात रही राजस्थान की, वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताएं आपको हम कि मतलब दिल्ली के तो बहुत नजदीक रहे हैं, राजस्थान के जैसे जयपुर वाला इलाका बहुत नजदीक रहा है, मतलब दिल्ली का, ठीक है ना। तो दिल्ली का एक, जब भी किसी का शासन रहा तो इम्पैक्ट रहा है। मध्यकाल में क्या हुआ कि मुगल काल में, खास करके मुगल काल में जो राजपूत शासक और राजस्थान के संबंध ठीक वाले रह गए, मतलब अच्छे वाले रह गए, तो मुगलों ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, तो उसकी संस्कृति वहां इंटैक्ट रह गई। जब मुगल कमजोर पड़ गए तो मराठों का राइज हुआ, और अधिकांशतः राजपूत शासकों ने मराठों की अधीनता भी स्वीकार कर ली कहीं ना कहीं। तो वो भी नजराना वगैरह चौथ सरदेशमुखी लेने के बाद वो भी उन्होंने भी इंटरफेयर ज्यादा नहीं किया, ठीक है। आगे चल करके क्या हुआ कि जब मराठों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली तो राजपूत शासकों ने फिर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। तो फिर वहां समस्या नहीं आई, ठीक है। तो कल्चर के मामले में जो एक सैकड़ों और हजारों साल की जो संस्कृति आप देखोगे, सांस्कृतिक विविधता और खूबसूरती राजस्थान में वो जबरदस्त दिखती है आज भी, क्योंकि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सेटलमेंट वहां रहा। आपस में चाहे वो जितना लड़ने वहां के शासक, बट बाह्य आक्रमण के मामलों में मोटे तौर पर ज्यादातर लंबे समय तक वो सुरक्षित समझौते के कारण, तो वो एक कल्चरल फीचर आपको ठीक ठाक वहां पे, ये एक डायमेंशन वहां दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो वहां बदलने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं योगी जी के लिए, ठीक है। वो ऑलरेडी अपनी संस्कृति और जड़ों के साथ ही चल रही है वहां का समाज जो है, ठीक है।
क्योंकि बाकी जगह जहां जहां मतलब सत्ता था वहां वहां चीजें मतलब ठीक है ना। अब तो चुनाव वगैरह भी हो गए, अब रिजल्ट भी आने हैं, है ना। और आज महिला दिवस भी है, ठीक है ना। किसी को आइडिया है कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, क्यों मनाया जाता है? गुड। पंकज ने गोला बहुत अच्छा फेंक रहा है। अरे तुम लोग तो कमाल कर दिए हैं। सौरभ, अधिकार चाहिए क्यों ना है? तो ये तो भाई तुम लोग मतलब सबका वैसे काम है, मतलब केवल हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट किसी को नहीं पता है। सावित्री बाई, हाँ। वोटिंग राइट से जुड़ा हुआ अमेरिका से ये। महिलाओं ने मार्च निकाला था, गुड। तुम बताओ शुभम क्या है? ये सावित्रीबाई फुले, ये सरोजनी नायडू, इस पे तो एक बढ़िया सा वो बनेगा, ठीक है ना। और उसमें ये नहीं बताएंगे कि हम विजन आईएएस में, ठीक है, मतलब है ना। तो शायद ही तो मैं कह रहा हूँ, शुभम भी तो शायद ही कह रहा है। अब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ना शायद वाली आदत पड़ गई है। मुझे भी नहीं पता है, तो मैं ऐसा मत सोचता कि मुझे पता है ना। मुझे बिल्कुल नहीं पता है। बट ऑब्वियस है कोई ना कोई घटना तो जिसे प्रेरित कर रही होगी। किसी ने गूगल किया क्या अभी तक इस बीच में? नहीं किया ना, अच्छी बात है ना। एक बार देखिएगा, क्या रूसी क्रांति से कोई संबंध रहा है क्या 8 मार्च से? महिलाओं ने रोटी के लिए कुछ संघर्ष वगैरह किया था वहां पे, ठीक है। 8 मार्च को फिर उसी समय संघर्ष किया था पेट्रोगार्ड सेंट पीटर्सबर्ग में, है ना। है तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर संघर्ष किया था और राजा को झुकने के लिए बाध्य कर दिया था। इसी आसपास की घटना है वो। मुझे भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, इसलिए मैं दावे से नहीं कह रहा हूं। बट 8-7 मार्च की ही वो घटना, ये मुझे ध्यान है, ठीक है। ऑनलाइन में जरूर किसी ने अभी तक, अच्छा वो स्क्रीन आगे स्क्रॉल नहीं कर रहा है, वरना ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट उनके पास टाइम पूरा होता है मोबाइल चलाने का, ठीक है। कुछ पूछो क्लास में तो ऑनलाइन आंसर तुरंत, ये लो सर आप, है ना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब चलते हैं हम लोग वैदिक संस्कृति की तरफ, है ना। इसमें और कुछ नहीं जानना था आपको, ठीक है, नथिंग न्यू, है ना। अब हम लोग वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। ये चौथा टॉपिक है हमारा, वैदिक संस्कृति, है ना। 10 टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में। आज सब के सब ठीक से पढ़ना, महिला दिवस क्यों मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, प्रॉपर पॉइंट। और आगे लाइफ में कभी ये नौबत, कम से कम जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए तो कम से कम ये नौबत कभी मत आने देना, है ना, लाइफ में। सबके लिए, मतलब गर्ल्स की बात क्यों करें हम, मनाया जा रहा है तो भाई कुछ एक बड़ी घटना है। मुझे एक घटना ये जरूर ध्यान में है, मुझे कुछ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं वो विश्व इतिहास पढ़ा रहा था मैं, तो हमने देखा था रूसी क्रांति को लेकर कि 8 मार्च को ही मतलब महिलाओं ने सरकार को, मतलब निरंकुश सरकार को झुकने के लिए बाध्य कर दिया था। हाँ, हाँ, वो तो घटनाक्रम तो मुझे पूरा पता है। यदि उसी पे मनाया जा रहा था तो फिर वही हो गया फिर तो ये, है ना। क्योंकि वो जस्ट मैं रीडिंग कर रहा था कुछ दिन पहले क्लास में, देखा कि 8 मार्च है और 8 मार्च आने वाला है, मतलब ठीक है। तो वहां हमने देखा था कि वो रोटी को लेकर दंगे हुए थे और महिलाओं ने ही पूरा वो जुलूस निकाला था और सेना ने गोली चलाने, सेना से भिड़ गई एक तरह से, मतलब सेना ने गोली चलाने से मना भी कर दिया था। धरना प्रदर्शन घेराव अधिकारों को लेकर फिर बहुत बड़ा बदलाव हुआ, ठीक है। वैदिक संस्कृति, जैसे हमने कहा हड़प्पा में, किताब में देखो कि हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि उस दौर के हमें भौतिक अवशेष ही ज्यादातर मिलते हैं। वैचारिक बातें तो पता नहीं, हम अनुमान लगाते रहते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा। जब हम कहते हैं वैदिक संस्कृति, ठीक है, तो अब इस दौर से हमें साहित्य मिलना शुरू हो जाता है, वेदों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। हम अधिकांशतः बातों को साहित्य के आधार पर हम पढ़ते समझते हैं। यानी वैदिक काल से लेकर के आगे का जितना भी काल है, यहां से हर एक काल के लिए आपको कुछ ना कुछ अब साहित्य मिलेंगे। जैसे वैदिक संस्कृति हमने लिया टॉपिक,
1500 बीसी से 600 बीसी, है ना। तो इसका जो स्रोत होगा साहित्यिक स्रोत भी है इसका और पुरातत्व भी है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत भी है इसका और पुरातत्व भी है, ठीक है, वैदिक संस्कृति। तो जो पहला 3 हमारा था ना, पाषाण काल, हड़प्पा और ताम्रपाषाण, ये पूरी तरह से पुरातत्व पर आधारित था, भौतिक अवशेष। कभी जैसे ना क्वेश्चंस की इसकी बहुत संभावना है। आप देखना जो न्यू वाली एनसीईआरटी जो चलती रहती है किताब टेक्स्ट में भी, 6ठी वाली किताब में, 12वीं वाली किताब में, आर्कियोलॉजी को यूज कैसे करते हैं इसमें खूब समझाया गया है। तो वो दिन दूर नहीं जब आर्कियोलॉजी पे बेस करके कोई ना कोई सवाल आपको मेंस में बहुत जल्दी दिखने वाले हैं। क्योंकि आर्कियोलॉजी को हम कैसे यूज करते हैं, हमें टेक्निकल कभी भी नहीं होना है। स्थापत्य पढ़ने में कितनी कितनी दूरी पे ये बीम दिया हुआ है, क्या सपोर्ट दिया हुआ, पिलर दिया हुआ, ये काम हमारा नहीं होता है, हम पढ़ते हैं सामान्य अध्ययन। तो चित्रकला में मतलब ठीक है ना, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किया गया उसमें बनाने वाले ना, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में हमें नहीं जाना होता है सामान्यता, ठीक है। तो जैसे जो भौतिक अवशेष हैं, हड़प्पा इतिहास को समझने में, हड़प्पा काल को समझने में कितना योगदान देते हैं, ठीक है, पाषाण युग को समझने में कितना कैसे योगदान देते हैं, ये सब इस तरह की बातें आती हैं। जब एंशिएंट हिस्ट्री का मैं टॉपिक एंड करूंगा तो लास्ट में मैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के लिमिटेशन और साहित्यिक स्रोत की सीमाएं भी लिखा दूंगा आपको। जब एंड करूंगा तब लिखाता हूं मैं, अभी हम नॉर्मली पढ़ते जा रहे हैं अभी, क्योंकि लास्ट में बहुत सी चीजों को हमें रिलेट करना होता है 13वें 14वें क्लास में, ठीक है। तो वहां सीमा इसलिए लिखा दूंगा कभी आलोचना आ जाए, टिप्पणी आ जाए, तो आपको पता हो कि भाई इसकी सीमाएं क्या होती हैं, हमने यूज कैसे किया तो हमने पढ़ लिया, कुछ सीमाओं की भी बात कर लेंगे उसकी हम, जिससे हमारा आंसर एक कंप्लीट रहे। वो सब मैं बताऊंगा अभी आपको। इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं वैदिक संस्कृति को। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी और 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक है। तो नाम दिया गया है चूंकि मेन सोर्स है वेद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो मेन तो सोर्स है इसका वेद, इसलिए नाम ही दे दिया गया इसका वैदिक संस्कृति, है ना। और 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। उसका रीजन है एक तो सोर्स का अंतर है। जैसे ऋग्वेदिक काल जो हम पढ़ते हैं वो ऋग्वेद के आधार पर पढ़ते हैं हम, ऋग्वेद में जो बातें बताई गई हैं उसके आधार पर इस काल की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म को पढ़ते हैं हम, ठीक है। और दूसरा जैसे पुरातत्व की बात करें हम लोग, तो जब हम यहां बात करते हैं तो PGW, BRW, जो PGW स्थल हैं, जो BRW स्थल है, वहां से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं और ऋग्वेद में जो बातें कही गई हैं, दोनों को मिला करके फिर उस काल की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक काल के सोर्स की जब हम बात करें तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में हम जब बात करें तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और भी रचनाएं हैं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ठीक है, उन सबको हम वैदिक साहित्य लेते हैं, इत्यादि कर दीजिए आप। और यहां हम लेते हैं PGW, जब आप किताब पढ़ोगे तो देखोगे कि ऋग्वेद में ये बात कही गई है और BRW स्थलों से भी ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं, दोनों को मिला करके इतिहास लिखते हैं, ठीक है। तो
साहित्य का भी यूज करते हैं हम और पुरातत्व का भी यूज करते हैं। ये इसके समकालीन माना जाता है। पीजीडब्ल्यू को दोनों के समकालीन माना जाता है। मेन तो आपका ऋग्वेद में मेन आपका बीआरडब्ल्यू है, ठीक है। पीजीडब्ल्यू तो बात का है इसका, ठीक है, वो भी समझ में आ जाएगा आपको। इसलिए अंतर करते हैं। दूसरा अंतर क्यों करते हैं, दोनों के जीवन यापन में बदलाव दिखेगा आपको। ऋग्वेद का जो जीवन यापन है, उत्तर वेद के जीवन यापन में बदलाव आएगा। अब सवाल ये उठता है कि 1500 से 600 बीसी, अभी तो हम पढ़ रहे थे ताम्रपाषाण काल 2000 से 1000 बीसी, इसी में ये वैदिक संस्कृति कैसे एंट्री हुई, कहां पे थी? अभी जो ताम्रपाषाण की बात कर रहे थे, फिर उसी में एक वैदिक काल भी समकक्ष आ गया। तो ये किसकी एंट्री कैसे हो गई? इसकी एंट्री ऐसे हो रही है कि उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में जो वेद हैं, उसके भाषा और संस्कृति के आधार पर तमाम विद्वानों ने यह माना है कि वेद में दी गई जो जानकारी है वो 1500 से 600 बीसी की जानकारी है। इसी समय उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में जो लोग रह रहे थे, उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत 1500 से 600 बीसी के बीच, ठीक है, उनको हम वेदों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये पूरे भारत की संस्कृति नहीं है, ये उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की, इसको भी देखेंगे। तो अंतर क्या होता है दोनों में डिवीजन का? सोर्स अंतर हो जाता है और जीवन यापन के तरीके में अंतर। जैसे यहां पे आपको लोहा का प्रयोग मिलने लगेगा, इधर लोहा का प्रयोग नहीं है। लोहा अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव वाला एक प्रयोग, मतलब परिवर्तन है, वो हम देखेंगे। दूसरा, हमें पढ़ना क्या है वैदिक संस्कृति में? हमें वैदिक संस्कृति में हमें पढ़ना है एक भौगोलिक ज्ञान। भौगोलिक ज्ञान कहने का मतलब वेदों में किन क्षेत्रों का उल्लेख है, जिन क्षेत्रों का उल्लेख है उन्हीं क्षेत्र की संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अब उसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का उल्लेख नहीं है, तो एक सीमित एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। यहीं पर हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, धर्म और साहित्य। समाज, धर्म और साहित्य, ये पढ़ना है हमें। भौगोलिक ज्ञान पढ़ना है हमें, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ठीक है, राजनीति, समाज, धर्म एवं साहित्य, ठीक है। इसके अंदर हमें ये छोटे छोटे खंड जो हमें पढ़ना है हमें, है ना। ऋग्वैदिक काल में भी पढ़ेंगे हम, उत्तर वैदिक काल में भी पढ़ेंगे, दोनों जगह में पढ़ना है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इस समय कला के कोई एविडेंस नहीं मिलेंगे आपको, भौतिक अवशेष बहुत कम मिल रहे हैं इस समय के, ठीक है, कला के ऑडियंस नहीं मिलेंगे आपको। धर्म, तो धर्म, अब यहां पे क्या मिलेगा? धर्म और साहित्य। तो जिस काल में कल्चर का जो खंड मिले वो हमें ठीक से पढ़ना है। इस काल में कल्चर के बारे में हमें, धर्म और साहित्य के बारे में जानना, तो वो हम ठीक से पढ़ेंगे हम। तो वैदिक काल में जब भी कल्चर से सवाल होगा तो धर्म साहित्य केंद्रित सवाल होता है या सोसाइटी केंद्रित होता है। आइए लिखिए आप ऋग्वैदिक काल, और लिखें आप भौगोलिक ज्ञान। अब जैसे ऋग्वेद क्या है, बेसिकली अलग अलग देवताओं पे मंत्रों का संकलन है, ठीक है। उस संकलन के क्रम में अलग अलग क्षेत्रों का, संस्कृतियों का भी हमें जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में पर्वत के बारे में, वनों के बारे में, मरुस्थल के बारे में, नदियों के बारे में, इन सब से उल्लेख मिलता है हमें। कुछ कुछ क्षेत्रों के भी नाम आते हैं उस समय, है ना। तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना गया है नदियों को। ऋग्वेद में एक पूरा का पूरा नदी के बारे में, मतलब 40 से अधिक नदियों का उल्लेख है उसमें। बट उन नदियों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि
ऋग्वेद में किन भौगोलिक क्षेत्रों की बात हो रही है? तो भौगोलिक ज्ञान का हम बेसिस यहां नदियों को बना रहे हैं। देखिए आप कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुबा नदी से लेकर कुबा, काबुल है इसके तट पे, है ना। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुबा नदी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना एवं गंगा का उल्लेख मिलता है। गंगा एवं यमुना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी अफगानिस्तान से लेकर के वेस्टर्न यूपी, गंगा का बहुत कम उल्लेख है, यमुना का उल्लेख कम है। पुराने जमाने में जब ऑप्शनल वगैरह पढ़ते थे लोग या नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट सब याद करते थे, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, ऐसे करके, मतलब वो सब पूछा जाता है उसमें नेट जेआरएफ में, इस तरह के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो लोग याद करके जाते थे किसका कितनी बार ऐसे उल्लेख है ना। जिसका ज्यादा उल्लेख है इसका मतलब उसका महत्व ज्यादा है उस समय के लोगों के जीवन में, जिसका कम उल्लेख है उसका महत्व उतना महत्व नहीं है उनके जीवन में भी, है ना। तो एक तरह से आप समझ लो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत 3 इलाकों की संस्कृति की जानकारी हमें ऋग्वेद में भी। तो यहां फिर जो ऋग्वेद की जो संस्कृति है वो पाकिस्तान की भी संस्कृति है। आप मत सोचिए कि मैं पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं वो साझा इतिहास वो बदल थोड़ी पाएगा। पाकिस्तान विकास यात्रा में ऐसा रहा है। जैसे आज यूक्रेन एक अलग राष्ट्र बना 91 में, ठीक है। मुश्किल से 30 साल, अभी नया 30 साल तो कुछ भी नहीं, मतलब आयु होती है किसी राष्ट्र की, है ना। उसके पहले तो यूक्रेन पूरा का पूरा जो इतिहास है यूक्रेन का वो रूस के साथ ही इतिहास है वो, उसके पिछला 150-200 वर्षों का। थोड़े समय के लिए बीच में अलग हुआ था, कुछ कुछ चंद महीनों, कुछ वर्षों के लिए, मतलब, ठीक है। तो ऐसे होता है साझा इतिहास, मतलब पीछे का सारा इतिहास यूक्रेन बताएगा तो वो रूस के साथ ही बता पाएगा अपने आप को, ऐसा रहा दौर, ठीक है। इसी में लिखें आप। हाँ, एक बात और, ऋग्वेद में ना आर्य शब्द का बहुत उल्लेख हुआ है। इसको लेकर के ना एक अच्छा खासा विवाद है भारतीय इतिहास में। ऋग्वेद में आर्य शब्द का बहुत सारे इतिहासकार, जिसमें मार्क्सवादी, मतलब कार्ल मार्क्स और उनके विचारों को मानने वाले जो हैं वो मानते हैं, बहुत सारे यूरोपियन विद्वान भी मानते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया भारतीय भाषा संस्कृति पे, मैक्स मुलर वगैरह भी, कि ये जो आर्य थे मध्य एशिया में कॉकेकस पर्वत या दक्षिणी रूस जो इलाका है, एशियाई इलाका है, वहां के रहने वाले थे। खाना बदोश लोग थे, इन्हें घोड़े का ज्ञान था, लड़ने में थोड़ा बेहतर थे, ये उन्नत हथियार थे, ये कवच वगैरह पहन के मतलब युद्ध करते थे उस दौर में भी, और चारगाह की तलाश में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए। यूरोप में भी गए वो, ईरान में भी गए और भारत में भी गए। भारत में भी इन खाना बदोश लोगों की कई, मतलब अलग अलग दौर में इनका जो ग्रुप था दल वो भारत आया है, ठीक है। एक मत ये है, इसका आधार क्या है, ऋग्वेद में जो विभिन्न तरह की चीजों का ज्ञान है, देवताओं का ज्ञान है, भाषा संबंधी ज्ञान है, ईरान और यूरोप से उस समय के ज्ञान में बहुत सिमिलैरिटी है। घोड़ा को लेकर के, कवच को लेकर के, कुछ पेड़ पौधों को लेकर के, देवताओं को बहुत सिमिलैरिटी मानी गई है। बहुत वैज्ञानिक तरीके से अभी तक इसका खंडन नहीं हुआ है। अपने यहां एक दृष्टिकोण प्रचलित है, मतलब भारत में, कि नहीं आर्य यहीं के रहने वाले थे। बहुत लोग ये कहते हैं कि आर्यों ने ही, यहाँ के लोगों को ही हम आर्य कहते हैं, जो हमारे अपनी सभ्यता रही है। यहीं के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता भी बसाया था, ठीक है। इस पे भी अनुसंधान चलता रहता है, कुछ ना कुछ इस पे काफी बल दिया जा रहा है। सरकार भी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह भी इस पे ध्यान देती है। बट एक होता है ना, जैसे बौद्धिक जगत में किसी चीज की स्वीकार्यता,
अनुसंधान होना एक बात है, फिर पाठ्य पुस्तकों में अभी भी जो एनसीईआरटी वाली किताबें चलती हैं अभी भी उसमें अब इस टॉपिक को ही छोड़ दिया गया है। पहले कम से कम बताया जाता था कि भाई ऐसे ऐसे आए हैं, तो अभी छोड़ दिया गया है। शायद अगली बार बदलाव हो तो हमें ये बताया जाए देखो आ रहे यहीं के थे, तो प्रमाण भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। लेट्स सी अभी क्या होता है, बट फिलहाल तो एक तरह से इस पर चर्चा ही नहीं होती, एनसीईआरटी भी मौन है इस पे, मतलब ठीक है। क्या हमेशा से विवाद रह रहा है, अभी 21 की बात नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है मतलब, ठीक है ना। इस पे तो हम लोग तो वही मान के चलेंगे अभी जो एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, भी ऐसे ऐसे माना गया है भाषा विज्ञान वगैरह के आधार पर, ठीक है ना। अब यदि हमने मान लिया कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, क्योंकि अब तक जो पढ़ा जा रहा है उसी बेसिस पे पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो बाहर से जो आए हुए लोग हैं जो यहाँ पे आकर के बस रहे हैं, तो स्थानीय लोगों से, ताम्रपाषिक संस्कृतियों से उनका टकराव होगा, और उस क्रम में ऋग्वेद में और बाद के वेद में भी स्थानीय संस्कृति का भी खूब उल्लेख है। जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों को दास और दस्यु कहा गया है। फिर क्यों कहा जाएगा स्थानीय लोगों को दास और दस्यु? कुछ बाहर का संदर्भ है तभी इस तरह की बात आती है। बट देखो हम लोगों का अनुसंधान करने में कोई रोल नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। जो अनुसंधान करके आता है वो हमें देखना है। विवादास्पद चीजों से यूपीएससी का कोई रिश्ता नाता नहीं है, इसलिए आप सेफ हैं। हम अनुसंधान करने के लिए बैठे भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी पढ़े हुए वहां पे, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा अपना, क्लियर ना। यूपीएससी नहीं फंसा दी कि नहीं ये है कि ये, बस सीधा मामला है। तो जो संस्कृति की जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से, वो मोटे तौर पे समझो एक तरह से पाकिस्तान वाले क्षेत्र की संस्कृति की जानकारी मिलती है हमें, ठीक है। देखिए आप जरा यहाँ पे ही भौगोलिक ज्ञान में ही ऋग्वेद में आर्यों की गतिविधियों का क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र को माना गया है। सप्त सैंधव, सप्त सैंधव क्षेत्र को माना गया है, ठीक है। मतलब बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन 7 नदियों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, और बार बार इन सप्त सैंधव का उल्लेख, यानी सिंधु नदी से लेके सरस्वती नदी, राजस्थान हरियाणा में सरस्वती नदी के मार्ग की पहचान की गई है जो विलुप्त हो गई है, और वैज्ञानिक तरीके से पहचान की गई है, इसमें कोई बहुत विवाद नहीं है, उस पर अनुसंधान भी चल रहा है। कुछ लोग कहते थे कि सरस्वती नदी अफगानिस्तान में भी बहती थी, हो सकती है बहती हो, ठीक है। बट सिंधु नदी से लेकर के सरस्वती नदी तक, क्योंकि राजस्थान हरियाणा की प्रामाणिकता इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारी वो ग्रामीण संस्कृतियां हैं जो ऋग्वेद से मेल खाती है, ठीक है, ऋग्वेद से मेल। तो इन 7 नदियों में प्रमुख चर्चा है। तो सब सिंधु में वो कौन कौन सी 7 नदियां लिखें आप जरा। पहला लिखें आप सिंधु नदी, और कहीं कहीं पे एक आधा पॉइंट्स भी आपको लिखना है। सिंधु नदी, सप्त सिंधु में 7 नदी कौन कौन सी लिखे। सिंधु नदी, इसके बारे में लिखे यह आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। महत्वपूर्ण कहने का जो आधार होता है ऋग्वेद में कि सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है नदियों में, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल है, एक तस्वीर बन गई कि किस किस एरिया की हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करने का आधार क्या है? साहित्य, थोड़ा बहुत पुरातत्व, हम साहित्य आधार के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा लिखें आप सिंध के बाद झेलम। झेलम, झेलम को वितिस्ता कहा गया है। सिंध नदी, झेलम नदी, है ना, चेनाब,
असिकनी, रावी, परुसनी, सतलज, सतुद्री, ब्यास, विपाशा, सरस्वती। सातों नदियों का नाम एक बार आप। झेलम को वितिस्ता कहा गया ऋग्वेद में, ठीक है। चेनाब को असिकनी कहा गया है। रावी को परुसनी कहा गया है, ठीक है। ये नाम पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम के अंदर भी, मैच वगैरह करने के लिए, इतना तथ्य तो है। सतलज को सतुद्री, ठीक है। ब्यास को तो नहीं भूलेंगे आप, हाँ, विपाशा नाम है उसका, ठीक है। सरस्वती को सरस्वती ही कहा गया है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, कुछ मुझे भी बताने दो, ठीक है। सरस्वती को नदी तमा का मतलब क्या होता है? हाँ, तो वो नाम नहीं, वो एक गुण की बात की गई है, वो नाम नहीं दिया गया उसे। सरस्वती नाम से ही संबोधित किया गया है। लिखें आप इसमें, अब सरस्वती को नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है। आप इसको नदी तमा वर्ड यूज किया गया है वहां पे, नदियों में श्रेष्ठ, ठीक है, कहा गया है। तथा सरस्वती को बुद्धि, सरस्वती को बुद्धि, वाणी, मतलब जो बोलते हैं हम, है ना, बुद्धि, वाणी, विद्या, कविता इत्यादि की देवी के रूप में भी चित्रित है या प्रस्तुत किया गया है या बताया गया है। मतलब महत्व सिंधु नदी का पवित्र में सबसे ज्यादा पवित्र सरस्वती को माना गया है ऋग्वेद में। मंत्रों के जो तौर तरीके उसके आधार पर माना गया है, पवित्रतम नदी माना गया है इसे, सरस्वती को, ठीक है। तो इन 7 नदियों को मेन मुख्य एरिया माना गया है, आर्यों की गतिविधियों का केंद्र। यहां लिख लें आप, नोट करके आप, ऋग्वैदिक आर्यों को पर्वत, मरुस्थल इत्यादि का ज्ञान था। इत्यादि का ज्ञान था, लेकिन समुद्र का नहीं। समुद्र कहने का मतलब है, जब ये इधर से आ रहे हैं वेस्ट की तरफ से, मान लो, या इनका आवाज है, तो अरब सागर का कोई उल्लेख नहीं मिलता है हमें। समुद्र शब्द का तो उल्लेख मिला है, बट शायद नदियों के सेंस में है। किसी भी तरह से ये नहीं पता चलता है कि अरब सागर का इन्हें ज्ञान था या नहीं था, मतलब। तो भौगोलिक ज्ञान से बस थोड़ा रास्ता खुल जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन आ जाता है कि हम इन क्षेत्रों की बात करेंगे, हम यहाँ की इकोनॉमी, सोसाइटी वगैरह की हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वैसे ब्रेक की जरूरत लग रही है क्या? लग रही है, कुछ लोगों ने कहा। ठीक है, ले लेते हैं। मुझे लगता है महिला दिवस के बारे में काफी ज्ञान हो गया लोगों को। ठीक है, बट होना तो चाहिए ना नॉलेज उसके बारे में, है ना, जानकारी तो होनी चाहिए, मतलब। और सबको होनी चाहिए, बट जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए तो मतलब है ही, मतलब कि भाई, यस और नो। इसमें भी बच्चों की आवाज आई नहीं, मतलब बाहर।
तो एक भौगोलिक ज्ञान की हमने बात की ऋग्वैदिक काल में, यानी इस एरिया की बात हो रही है। लिखो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यहां लिखो आप उत्तर वैदिक साहित्य से या वैदिक साहित्य से, वैदिक साहित्य से, वैदिक साहित्य से इस काल में आर्यों की गतिविधियों के केंद्र के रूप में, आर्यों की गतिविधियों के केंद्र के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अधिकाधिक उल्लेख मिलता है। अधिकाधिक उल्लेख मिलता है। देखें साहित्य में, साहित्य में सदा नीरा या गंडक नदी, रेवोत्तरा, सदा नीरा या गंडक नदी, रेवोत्तरा, नर्मदा नदी, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत तथा दक्षिणी बिहार के जनपदों की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, इस सब में इंफॉर्मेशन तो हैं, भरे पड़े हैं, बट उतने काम के नहीं हमारे लिए, क्योंकि वेद पूरा तो पढ़ना है नहीं हमें, हमें वेद के आधार पर उस दौर को समझना है। ठीक है, तो जो दक्षिणी उत्तर वैदिक साहित्य का जो अध्ययन हुआ उससे पता चलता है कि गंगा यमुना का बहुत ज्यादा उल्लेख मिल रहा है उसमें, उत्तर वैदिक साहित्य में गंगा और यमुना का, खास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों का बहुत ज्यादा उल्लेख है। तो ऐसा माना गया है कि उत्तर वैदिक काल में जिन्हें आर्य कहा गया वैदिक साहित्य में, उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो आपका रामपुर, बरेली, ठीक है, ये सब जो पूरा एरिया है, माना गया है उस समय, मतलब उपनिषदों की रचना यही मानी गई है। आप समझो एक तरह से भारत का पहला बौद्धिक कैपिटल कह लो इसको, आप बौद्धिक राजधानी कह लो, मतलब मेरी भाषा में, मतलब बुद्धिजीवियों की पूरी फौज है जो उपनिषदों की यहाँ पे संरचना कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं। ठीक है, इसी में जैसे गंडक नदी तक आर्यों की सीमा बताई गई, एक प्रकरण बताया गया उसमें। ठीक है, वो प्रकरण वगैरह में भी हमें जाना नहीं है ना, गंडक नदी को एक सीमा मानी जा रही है, और नर्मदा नदी का उल्लेख है, दक्षिणात्य यानी विंध्य पर्वत का उल्लेख है, ऐसे करके। बट अभी भी अरब सागर का उल्लेख नहीं मिलता है, न बंगाल की खाड़ी का उल्लेख मिलता है, यानी उत्तर वैदिक साहित्य में भी हमें अभी समुद्री इलाकों का उल्लेख नहीं मिलता है। नदियों से सामना है तो नदियों का तो उल्लेख मिल ही रहा है उसके अंदर हमें, है ना, अलग अलग क्षेत्रों के भी नाम मिल रहे हैं। तो जब उत्तर वैदिक काल हम पढ़ेंगे हम, तो वैसे तो पूरे उत्तर भारत समझ लो आप, मतलब पाकिस्तान वाला इलाका भी, और पूरा यूपी का इलाका, कुछ बिहार का इलाका, वो सब आएगा उसमें। बट मेनली उत्तर प्रदेश की बात और हरियाणा की बात उसमें ज्यादातर होगी, यूपी हरियाणा वाले इलाकों की ज्यादातर बात उसमें होने जा रही है, आज के हिसाब से समझे तो हम। ठीक है, यहां नोट करके लिख लें आप जरा एक आर्य शब्द के बारे में।
देखिए आपकी आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। इसी में लिखें आप, आर्य कौन थे इसको लेकर विवाद है, इसको लेकर विवाद है। लंबे समय से एक मत यह प्रचलित है, दीर्घ काल से एक मत यह प्रचलित है कि मध्य एशिया या दक्षिणी रूस कह सकते हैं आप उसे, है ना, जो एशियाई इलाका है रूस का, कॉकेकस पर्वत के नीचे वाला एरिया, ठीक है। मध्य एशिया में रहने वाले खानाबदोश लोगों का समूह, रहने वाले खानाबदोश लोगों का समूह जो माइग्रेट यानी प्रवास, प्रव्रजन या स्थानांतरण, है ना, माइग्रेट कर यूरोप, ईरान और भारत की तरफ आए, भारत में, देखिए भारत में इनका आगमन 1500 बीसी के आसपास माना गया है। भारत में इनका आगमन 1500 बीसी के आसपास माना गया है। ठीक है, यह कई चरणों में भारत आते हैं, कई चरणों में भारत आते हैं। ठीक है, इसी में लिखें मूल निवास स्थान के पहचान का आधार भाषा विज्ञान, वनस्पति, रथ, अश्व, घोड़े का प्रयोग, कवच, रथ, अश्व, कवच इत्यादि के प्रयोग, है ना, को माना गया है। जो जहां विवाद है उसका यूपीएससी से कोई रिश्ता नाता नहीं है और आपको भी उसमें जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसका कोई शोध हो रहे हैं इसके ऊपर, जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा था कि तिब्बत के रहने वाले थे आर्य, बाल गंगाधर तिलक ने कहा नहीं उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य, ऐसे करके बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है। स्वीकार्य अभी भी यही है। जब दूसरे और तीसरे प्रमाणिक जब चीजें जमा हो जाती हैं ना, एक वैज्ञानिक चिंतन होता है, खंडन होता है, एक स्वीकार्यता हो जाती है उसकी। केवल ऐसा नहीं होता कि हमारे कह देने से मतलब कि ठीक है, तो एक इसमें एक दम तो है इस तर्क में, बट विवाद भी है, इसलिए जानना जरूरी है। जब हम आर्य की बात करें तो भाई इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने बताया साहित्य आपको लास्ट में बताएंगे, हम अभी पूरा साहित्य का एक परिचय आपको देंगे लास्ट में हम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, शीर्षक दीजिए अब आप।
वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, हाँ। क्या? किनका? जैसे? हाँ, वो नाम है ऋग्वेद में। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि भाई ये क्या है, मतलब वितिस्ता और असिकनी, है ना? ये बेसिकली नाम है उसका, उसको वहां पे सतलज नहीं लिखा हुआ है, सतुद्री लिखा हुआ है। हाँ, नहीं, वो सरस्वती में हमने बोला था, उनकी कुछ गुणों का उल्लेख मिलता है, सरस्वती में केवल हमने बोला था। ठीक है, इनकी भी चर्चा होगी, अलग अलग महत्व की चर्चा, बट हमने नाम इसलिए लिया है कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये पूछता है, यूपीएससी में नहीं पूछा बट आ सकता है। जिस तरह से ना सांस्कृतिक धरोहर वगैरह को महत्व दे रहे हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा, तो इसके चांसेस बहुत हैं कि आपसे आ जाएगा 4 नदियों के नाम, कहेगा मैच करिए कौन सी नदियां थी। दूसरा हमारा मकसद था यहाँ ये बताना हम लोगों को कि अब जो पढ़ने, जैसे हम वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, तो ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल से हमें इन क्षेत्र की इकोनॉमी की जानकारी, न कि पूरे भारत की, मिल रही है। दक्षिण भारत का तो कहीं उल्लेख ही नहीं ऋग्वेद काल में। तो अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें सप्त सैंधव क्षेत्र, तो जो भी बात कर रहे हैं हम इसी इलाकों की बात कर रहे हैं, जहां पे ताम्रपाषाण संस्कृति भी है। ठीक है, लिखें आप जरा, अर्थव्यवस्था में पहला लिखें आप, ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक काल। इसमें लिखें आप कि आर्थिक गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन को सर्वाधिक महत्व, ठीक है, जैसे खानाबदोश लोग हैं, पशुपालन करने वाले लोग हैं, तो वो पशुपालन की ही बात करेंगे। तो आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन को सर्वाधिक महत्व, तथा पशुओं में गाय का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। पशुओं में गाय का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है ना? इसी में लिखें आप, लिखें कि गाय से संबंधित विभिन्न शब्दों के प्रचलन से भी इसके महत्व को देख सकते हैं। ठीक है, गाय से मिलता जुलता बहुत सारा वर्ड है। इसमें वैदिक काल में कुछ ऐसे वर्ड को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जो क्वेश्चंस वैसे टर्म के रूप में आ सकते हैं कि भाई किसको कहा जाता था, ऐसा ट्रेंड रहा है। जैसे लिख लेंगे आप इसमें, गोपति राजा को कहा गया है, गविष्टि युद्ध, गोपति राजा को कहा गया है, गविष्टि युद्ध। ठीक है, गोधूली समय, गोधूली जो शाम का समय होता है। ठीक है, मतलब गायें जब चरने के बाद जब लौट रही होती हैं अपने, तो धूल उड़ाते हुए चलती हैं, तो उसको गोधूली बेला अभी भी कहा जाता है ना? क्या? हाँ, उसके बीच का जो समय होगा, हाँ, गोधूली हो गया आपका, है ना, समय।
और भी है, जैसे गोसु, गविष्टि हमने बता दिया, गभ्य, गवयुति। ठीक, गवयुति डिस्टेंस के लिए यूज किया गया, बट ये 2-3 काफी हैं जो मेन मेन है, ये है ना। तो केवल गाय का मतलब गाय नहीं, बट इन क्षेत्रों, अलग अलग जीवन के क्षेत्रों में भी गाय से मिलते जुलते आपको शब्द, जैसे 176 बार मान लो गाय का उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। दूसरे पशुओं का भी, जैसे घोड़े का, अन्य पशुओं का भी उल्लेख है, बट ऐसा माना गया है और कृषि से ज्यादा गाय का उल्लेख है। तो केवल ऋग्वेद को आधार माना जाए तो जो लोग ऋग्वेद के संकलन करता है, जो जीवन जी रहे हैं, उनके लिए पशुपालन का जीवन में ज्यादा महत्व है। जबकि ये वो दौर है जब खेती का भी ज्ञान है। 1500 से 1000 बीसी ताम्रपाषाण संस्कृति है ना, ग्रामीण समाज है, खेती और समाज है, खेती का ज्ञान है। ये बात समझ में आ रही सभी को ना। बट इसके आधार पे पशुपालन को ज्यादा महत्व दिया गया है, एक पॉइंट हो गया। और गाय के लिए युद्ध होते थे, चारगाह के लिए युद्ध होते थे। ठीक है, गाय के लिए और चारगाह के लिए युद्ध का बहुत उल्लेख है। दान दक्षिणा में गाय को दिया जाता था। इस समय ऋग्वेद में भूमि पे मालिकाना हक का उल्लेख नहीं, भूमि का उल्लेख तो है। चारगाह की जरूरत है तो आज चारगाह यहां पे तो आज यहां है, कल गांधी विहार में तो गांधी विहार में रहेंगे, उसके बाद वजीराबाद है तो वजीराबाद में चले जाएंगे हम, है ना। मतलब जहां चारगाह वहां हम शिफ्ट कर जाएंगे, हम जिन समाज के बारे में बताया जा रहा है। एक भूमि पे मालिकाना हक की बहुत बात यहां पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सब रेफरेंस उसमें दिया हुआ जो बताता है गाय का महत्व है। दान दक्षिणा में गाय को बहुत वो माना गया है, मतलब ठीक है। हमने क्या बताया था, पशुपालन में उन पशुओं का बहुत ज्यादा महत्व रहा है जिसकी ब्रीडिंग ज्यादा होती है, दूध के ऑप्शन खुल जाते हैं आपके। ठीक है, और जैसे इसको लेके भी कभी कभी विवाद है। आर एस शर्मा ने अपनी किताब में एक जगह लिखा होगा कि भाई उस दौर में गाय का मांस का भी प्रचलन था। ठीक है, या तमाम पशुओं, सर्वाइवल के दौर में पशुओं के मांस भी लोगों ने, मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं पशुओं की पशु हत्या तो हुई है हर दौर में आज भी। ठीक है, तो इसको लेकर ना एक विवाद जैसा होता है। अब कभी भी ना विवादास्पद चीजों में मत जाइएगा। अब मार्क्सवादी लेखक क्या होता है कि मतलब उनको भी कुछ एजेंडा होता है थोड़ा बहुत कुछ कहने का। ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है बैलेंस तो लिखते हैं वो, बट कहीं ना कहीं कुछ अपने एजेंडे से भी कहते हैं। जो दक्षिणपंथी या राष्ट्रवादी होंगे वो भी अपने हिसाब से आलोचना करेंगे उसकी। ठीक है ना, तो हमारा काम ही नहीं है विवाद में जाने का, न प्रूफ करने का। हम रिसर्च स्कॉलर नहीं है। क्लियर ना सभी को। हर विवादास्पद चीजों को देखिएगा आप, कहीं कोई विवादास्पद है ही नहीं। एग्जाम पास करने की प्रक्रिया में कहीं कोई विवाद नहीं है। और सच्चाई है, जीवन में भी उन विवादों का बहुत रोल, तो उसे पढ़ना ही नहीं है उन सब चीजों में। बस जस्ट बता रहा हूं, रेफरेंस आएगा तो नहीं ऐसा कहा गया है उसमें मत जाइएगा, उसको छोड़ दिया जाता है विवादास्पद चीजों को। एग्जाम वगैरह में उसका कोई रोल नहीं है ना। आगे लिखें आप। हालांकि ऋग्वेद में कृषि से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए जैसे फसलों की बुआई, सिंचाई, कटाई इत्यादि। ठीक है, फसलों की बुआई, सिंचाई, कटाई इत्यादि, है ना। लेकिन पशुपालन की तुलना में कृषि का कम उल्लेख है। लेकिन पशुपालन की तुलना में कृषि का कम उल्लेख है। ठीक है, कृष्टि है, मतलब छोटे छोटे शोध हैं इसके ऊपर। 24 बार क्या उल्लेख है और ऐसे करके बताया गया है, बट सिंचाई में बारिश की ही बात की जा रही है ना। तो
जो लोग हैं उनके लिए हो सकता है कि व्यवहार में कृषि का ज्यादा महत्व रहा हो उस समय के लोगों के लिए, बट हमारे पास कोई और सोर्स तो है नहीं। बट कम से कम पहला एक ऐसा सोर्स है जो बता तो रहा है कि ऐसा था जीवन, वरना अब तक हम लोग क्या करते हैं, शायद ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, हम ऐसा कह सकते हैं, यह अनुमान व्यक्त किया गया है। कम से कम उससे थोड़ा बाहर निकल रहे हैं हम लोग इतिहास में, ठीक है ना। अब एटलीस्ट कह नहीं कि ऐसा होगा, है। यही अंतर हो जाता है साहित्य में और जो भौतिक अवशेष होते हैं। यहां कम से कम कह सकते हैं कि ये है। किसी में लिखें एक और पॉइंट कि ऋग्वेद में यौ या जौ शब्द का सर्वाधिक उल्लेख है। फसलों में यौ या जौ शब्द का सर्वाधिक उल्लेख है फसलों में, ठीक है। वैसे भी हमने बताया, आपको याद होगा कि मेहरगढ़ में गेहूं, जौ, तो यदि भारतीय उपमहाद्वीप में देखेंगे तो वहां सैकड़ों हजारों साल तक प्रचलित रहा होगा वो। तो मानव की विकास यात्रा में इन फसलों का तो बहुत बड़ा योगदान भारतीय क्षेत्र में कर दो, ठीक है। आगे लिखें आप। कुछ शिल्पों का भी उल्लेख है, कुछ शिल्पों का भी उल्लेख है। जैसे रथकार, रथ बनाने वाला, रथकार, कौमा, बढ़ई, बुनकर। बुनकर में महिलाओं का नाम सबसे ज्यादा उसमें आया है, कपड़ा बुनने के मामले में, है ना। लिखें कुम्हार, कुम्हार, ताम्र शिल्पी इत्यादि। बहुत कम शिल्प हैं, यही सब जो पत्थर वाले शिल्पी होंगे, नाम उसका मिलता नहीं, कुछ ना कुछ पत्थर वाले शिल्पी भी होंगे ही होंगे, है ना। यहां पर लिख लेंगे ब्रैकेट में, तांबे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है, अयस। अब इनके बारे में भी ऐसा अनुमान है कि भाई इनको भी तांबा राजस्थान के खेतड़ी माइंस, तांबा का पहले से एक सप्लाई रहा होगा, हड़प्पा काल में भी था, इस दौर में भी वहीं से मिलता होगा इन्हें, ठीक है। तो ऐसा अनुमान है ना, अयस। यही कुछ कुछ शब्द हैं जो पॉपुलर हैं, शब्दों का कोई अंत नहीं है। तो हर डायमेंशन में कोई एक आधा जो इंपॉर्टेंट बातें वो हमें लेते चलना। जैसे अयस है, यही लोहा के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस वर्ड आ जाएगा उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। आगे लिखें आप। व्यापार, एवं सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ना ही शहरों के साक्ष्य। ठीक है, कोई अलग से शहरों का भी उल्लेख नहीं मिलता है ना। देखें, इसी में साक्ष्यों से अधिशेष उत्पादन के भी प्रमाण नहीं है। अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन, मतलब खेती इतनी अधिक नहीं है कि जरूरत के बाद जो बच जाए तो कोई कर के रूप में उसे वसूल ले या उसे जमा कर दें आप। शिल्प ऐसा नहीं है कि बहुत, जैसे हड़प्पा में हमने देखा था, ठीक है, चानुदुरों में, लोथल में मन का बन रहा है तो बाकी जगह सप्लाई हो रही होगी उसकी। तो सरप्लस यानी आवश्यकता से अधिक चीजें हमें ऋग्वेद को आधार बनाए तो दिखाई नहीं पड़ती। आपको याद होगा नौपाषाण काल में भी हमने कहा था अधिशेष उत्पादन नहीं, उतना ही है जिससे हम सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा ताम्रपाषाण में भी नौपाषाण वाली विशेषताएं चलेंगी।
तो ऐसे देखा जाए तो ताम्रपाषाण युग की ही बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई हमें बहुत साक्ष्य नहीं मिल रहा है हमें, जिसके आधार पे हम कह पाए। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे एक शब्द है निस्क, एक है शतमान। ये सब आगे चल करके जो प्राचीन भारत के और साहित्य हैं परवर्ती काल में, इन शब्दों को सिक्कों के अर्थ में यूज किया गया है। बट ऋग्वेद में ये शब्द जो आया है, वर्ग खास करके निस्क का जो उल्लेख हुआ है, वो आभूषण के अर्थ में हुआ है। ठीक है, कोई सिक्कों का कोई ऐसा साक्ष्य हमें मिल नहीं रहा है ना। बहुत पहले 90s में एक बार निस्क पे पूछा था कि भाई वैदिक काल में निस्क किन अर्थों में जो है, ठीक है, पूछा गया एक बार सवाल यूपीएससी में। बट ऐसी इंफॉर्मेशन का कोई लिमिट नहीं होता है, क्योंकि निस्क और शतमान आगे भी शब्द प्रयोग में आते हैं, तो ये चर्चा में है, रहता है, इसलिए इसको क्वेश्चन के रूप में कभी उठाया गया था। तो ये हो गया ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। अब आप लिखो उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल, देखो आप कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। परिवर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे गंगा के मैदानी इलाकों में कृषि, कौमा युद्ध एवं कृषि में लोहे का प्रयोग, लोहे के प्रयोग को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, लोहे का प्रयोग है ना। हाँ, उत्तर वैदिक काल को माना जाता है, जैसे हमने कहा ना ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में अंतर है, इस समय लोहे का पहली बार हमें साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं। ये भी विवाद है, कैसे आया होगा ये ज्ञान, बाहर से आया कि लोगों ने खुद उसको मतलब डेवलप किया। ठीक है, इसके भी कोई क्लैरिटी रहती नहीं है। आप समझ ही सकते हो कि हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वहां एविडेंस जुटाना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि आप कैसे इकट्ठा करोगे एविडेंस उस दौर के बारे में। अब तो आज के डेट में यदि रिकॉर्ड रह गए तो रह जाएंगे सारे रिकॉर्ड। अब तो समाज ऐसा है, ठीक है, कि मतलब अब जैसे मान लो जो जिस तरह का डिजिटल चीजें हैं, यदि नष्ट नहीं हुई किसी दौर में आके किसी कारण से, तो हो सकता है सैकड़ों हजारों साल तक रह जाइए, है ना। अब गंगा घाटी के हमें एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं खेती के। गंगा घाटी में घने जंगल थे, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है जंगलों को साफ करने में लोहे की बड़ी भूमिका रही होगी, और आग के द्वारा भी जंगलों को जलाया गया होगा। उत्तर वैदिक साहित्य में एक प्रकरण आता है कि भाई आग वनों को मतलब अलग अलग क्षेत्रों को जला रही थी, बट अग्नि जो है गंडक नदी के पार करने से वो मना कर देती है। जैसे हमने गंडक नदी का उल्लेख कराया, आपको एक प्रसंग के सेंस में उल्लेख कराया मैंने आपको, सदा नीरा या गंडक, है ना। तो ये माना गया कि उत्तर वैदिक काल तक आर्यों का जो प्रसार मैक्सिमम हुआ तो गंडक नदी तक हो पाया होगा उनका, ऐसी व्याख्या की जाती है उसकी। ठीक है, उत्तर वैदिक साहित्य से भी ये पता चलता है कि इस समय अब अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। एक तो ये परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, यहां नोट करके लिख लें आप। लिखिए, दक्षिण भारत में हल्लूर, हल्लूर कर्नाटक में पड़ता है, दक्षिण भारत में हल्लूर, ठीक है, तथा उत्तर भारत में
अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। इसे में लिख लें, प्रारंभ में लोहे का सर्वाधिक उपयोग युद्ध उपकरणों में किया गया, युद्ध संबंधी उपकरणों में किया गया, हथियारों में किया गया। किया गया इसी में लिखेंगे 8वीं सदी ईसा पूर्व में ईसा पूर्व के आसपास कृषि के क्षेत्र में इसका प्रचलन बढ़ा। कृषि के क्षेत्र में, वैसे लोहे का मान लीजिए आप फाल बनाएंगे, आप हल और फाल समझते हैं ना, सभी लोग समझते हैं? श्योर? किसी से पूछ सकते हैं? मुझे पता है ना, इसलिए मैंने कहा था। कोई बात नहीं, कभी आप देखेंगे किसानों को हल, जैसे ट्रैक्टर वगैरह से तो खेती होती है, बट हल से खेती करते हैं। पूरा जो उपकरण हो गया हल, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो फाल होता है। उससे मिट्टी को हम खेतों को जोतते हैं, तो हल ही यूज करते हैं वैसे हम। तो लकड़ी में तो उतना दम तो नहीं होगा कि आप बहुत गहन जुताई कर पाएंगे। आप तांबा भी उतना मजबूत नहीं था जिससे बहुत जुताई कर पाएंगे आप, बट लोहा मजबूत है, तो उससे आप गहन जुताई, मतलब नीचे तक जुताई कर सकते हैं आप उसमें। तो ये एक बड़ा बदलाव है। लोहे से जंगलों को साफ कर सकते हैं आप। लोहे से, जैसे कोई मान लो पेड़ वगैरह के जड़ हैं, लोहे के हथियार से उन जड़ों को भी हटा सकते हैं आप। लोहे से मिट्टी को पूरा पलट सकते हैं आप। फिर लोहे का हंसिया है, खुरपी है, मतलब और भी अलग अलग चीजें लोहे की बनने लगेंगी जो खेती में काम आते हैं। मिलने शुरू हो गए 1000 बीसी के आसपास, लेकिन 800 बीसी के आसपास माना जाता है उस समय ज्यादा प्रचलन हुआ इसका, मतलब खेती में। शुरू में लोहे के हथियार वगैरह जो होते हैं वो सब मिल रहे हैं। लोहे के हथियार भी खतरनाक होंगे उस समय। जिसके पास लोह के खानों पे, लौह स्रोत पे जिसका नियंत्रण होगा, और जो लोहे के हथियार ज्यादा बना पाते होंगे, उनका दबदबा ज्यादा हो जाएगा। जिसको चाहे उसकी पिटाई कर सकते हैं, वो मार सकते हैं उसे, है ना। तो ये भी देखेंगे, ये साइंटिफिक रीजन है ये। तो लोहे का जो ज्ञान है ये भारतीय इतिहास में एक तरह से समझो कि पूरी धारा को बदलने वाला ज्ञान है। जैसे अग्नि के ज्ञान ने जीवन को बदला, खेती के ज्ञान ने जीवन को बदला, वैसे लोहे के ज्ञान ने। तो कभी जैसे प्राचीन काल में कभी पूछ दे कि भाई प्राचीन काल में या प्राक इतिहास में, ऐसे करके पूछ दे, या ऐसे कह दे कि आप ईसा पूर्व कुछ 3-4 महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में बताएं जिन्होंने जीवन को क्रांतिकारी तरीके से प्रभावित। ऐसा ना टॉपिक से हटके आपसे पूछ लेगा, कुछ 2 चीजों के बारे में बताएं आप, इसने जीवन को प्रभावित किया है। उसमें निश्चित तौर पे लोहा भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका खेती में उपयोग बढ़ा है। प्लस धीरे धीरे जब ज्ञान होगा तो जो लकड़ी के पहिया होता है उसके ऊपर लोहे का आवरण चढ़ाया जाएगा, उससे पहिए का लाइफ बढ़ जाएगा, मजबूती आ जाएगी पहिए में, आप लंबी यात्रा आसानी से कर पाएंगे आप उसमें, आप फूट फूट कम होगा उसमें, मतलब। तो धीरे धीरे इसका उपयोग, अब हथियार बनाने वाले अलग शिल्पी हो जाएंगे, कृषि उपकरण बनाने वाले अलग शिल्पी हो जाएंगे, यानी शिल्प का भी एक फैक्टर बन जाएगा लोहा। समझ में आ रही बात? लोहा और शिल्प, लोहा और परिवहन, लोहा और युद्ध, लोहा एंड कृषि, अलग अलग क्षेत्रों में ये बदलाव लेकर के आएगा। आगे लिखिए आप।
उत्तर वैदिक साहित्य में कृषि को अधिक महत्व दिए जाने का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है जैसे यहां विभिन्न फसलों का उल्लेख है। यहां विभिन्न फसलों का उल्लेख है, ठीक है। जैसे आप लिख लो इसमें, आप गेहूं, चावल, जौ, गेहूं को जैसे गोधूम कहा गया है, चावल को व्रीहि, तंदुला, सली कहा गया। लिखना नहीं है आपको, अब एक आधा नाम जब आप पढ़ेंगे, कभी कुछ आया सामने तो देखते रहिएगा आप, ठीक है। उल्लेख की बात है, ज्ञान तो होगा ही होगा, ये तो नवपाषाण काल से ज्ञान है। साहित्य में उल्लेख एक अलग संदर्भ है, किया गया है, ठीक है। लेकिन साथ ही कृषि से संबंधित या कृषि को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं का भी उल्लेख, जैसे आपदाओं को, जैसे बहुत बारिश होगी तो लोग चिंतित हैं कि फसल का क्या होगा, ओला पड़ रहे हैं, कीड़े लग गए हैं, तो इन सब का उल्लेख मिलता है उसमें। लोग चिंतित हो जा रहे हैं, अब कैसे जीवन चलेगा, उसके लिए मंत्र हैं, प्रार्थनाएं, ये सब आ रही हैं। तो ये बताता है कि भाई खेती इनके जीवन में महत्व रखता है, ठीक है, इत्यादि कर दीजिएगा। मतलब इन सब समस्या, गहन जुताई का उल्लेख है। जैसे सतपथ ब्राह्मण करके एक ब्राह्मण साहित्य, उसमें कहा गया कि भाई एक साथ 24-24 फालों का यूज किया जा रहा है, 12-12 बैलों को खेत में लगाया जा रहा है। ऐसे कई प्रसंग है जहां 12 बैल, 6 बैल, इतने सारे बैल एक साथ खेतों में लगाए जा रहे हैं, यानी बड़े पैमाने पर खेती। इससे पता चलता है कि जीवन में खेती का महत्व पहले की तुलना में अधिक है। इतना ही जानना आपको, आगे लिखें। हालांकि खेती के साथ साथ पशुपालन का भी निश्चित रूप से महत्व बना रहा। ठीक है, आगे लिखें आप। कुछ नए शिल्पों की भी जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है जैसे जैसे लौह उपकरण, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, श्याम आयस, श्याम आयस, लौह उपकरण, कौमा, रंग साजी कला, रंगने की कला, रंग साजी, कौमा देके लिखिएगा आप इसमें, पीजीडब्ल्यू बर्तन इत्यादि। ठीक है, पीजीडब्ल्यू जो बर्तन है, चित्र धूसर मृदवान बर्तन जो बताया था थोड़ी देर पहले, पहले वाले सब शिल्प हैं इसमें, रथकार, बढ़ई, कुम्हार, उसमें चेंज नहीं है। मतलब पुरानी चीजें चलती, तो नया क्या आ रहा है इसमें? हमने उत्तर वैदिककालीन अर्थव्यवस्था में नया क्या देखा? कृषि का ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, साक्षर एक, लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, दो, कुछ नए नए शिल्पों की जानकारी मिल रही है। पुरानी चीजें चलती हैं, नई चीजें उसमें क्या ऐड हुई?
हम इसके बाद बुद्ध काल पढ़ेंगे तो देखेंगे खेती में नया क्या हुआ बुद्ध काल में। एक काल से दूसरे काल में हम परिवर्तनों को नोटिस करते हैं। इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन, काल क्रम के अनुसार अध्ययन। हम अतीत ही तो पढ़ रहे हैं, काल क्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं, और निरंतरता परिवर्तन का अध्ययन। ठीक है, जो हम कर रहे हैं यही कर रहे हैं हम, यही इतिहास है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका, धीरे धीरे आप समझोगे कि एक काल से दूसरे काल में क्या बदलाव, बदलावों को पकड़ना सीख जाओगे आप तो सारे क्वेश्चंस बदलावों पे ही केंद्रित होते हैं। जैसे किसी किताब में क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में पशुपालन था, अब वो एक पेज में पशुपालन समझाएगा आपको। ठीक है, सैकड़ों इंफॉर्मेशन, कुछ महत्वपूर्ण बात है, विवादास्पद बात है, तब तो ठीक है, वहां से ध्यान ले लिया हमने। अदरवाइज पशुपालन, पशुओं को पालते ही तो हैं, दूध के लिए पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं, मतलब ये तो स्टैब्लिश सी बात है। ठीक है, तो ये पशु, इनका उल्लेख, इतने सारे पशु हैं, किसका कहां उल्लेख, कितना प्रमाण, कुछ महत्वपूर्ण पे ध्यान दे सकते हैं आप, दर्जनों पशुओं का उल्लेख मिलता है। वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, जो प्रैक्टिकल नहीं होता उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी का पार्ट होता है ना। अब आगे जैसे भी खेती है, बुद्ध काल में खेती है, अब सारे फसल हैं, तो जब भी पढ़ोगे ना बुद्ध योगीन अर्थव्यवस्था, मौर्य योगीन अर्थव्यवस्था, खेती के बारे में, इन सब फसलों की जानकारी मिलती है। अब तो वो फसल आज भी है, आज हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें भाई, ये सारी फसलें यहाँ की दुकानों में मिलती हैं, सारे अनाज यहाँ की दुकानों में मिलते हैं, हम कह देंगे हम खेती तो करते नहीं हम लोग। तो उसके बाद उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, कुछ नया हो रहा है यदि तो उसको ध्यान देना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात पढ़ने में, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में ये ध्यान रखना होता है। आगे लिखें आप, सीमित स्तर पर व्यापार के भी संकेत मिलते हैं। व्यापार के भी संकेत मिलते हैं आसपास के क्षेत्रों में, है ना। ठीक है, संकेत मिलते हैं, लेकिन सिक्कों एवं शहरों का प्रमाण नहीं मिलता है। शहरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। देखो, समाज अधिशेष उत्पादन की ओर बढ़ रहा था, समाज अधिशेष उत्पादन की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, एकदम से कहना कि मतलब जैसे 800 ईस्वी में अधिशेष उत्पादन हो गया, 700 ईस्वी में उत्पादन हो गया, ठीक है, एकदम से ये कहना तो चुनौती वाला काम होता है कि किसी के लिए भी। बट जो बुद्ध काल की जब हम बात करते हैं तो अंतर क्या होता है कि वहां साफ साफ हमें अधिशेष उत्पादन दिखाई पड़ते हैं बुद्ध काल में। ठीक है, एकदम क्लैरिटी से दिखाई पड़ने लगता है। बट ऐसा नहीं हुआ कि बुद्ध काल जिसको हम कहते हैं 600 बीसी में, 600 बीसी में उत्पादन शुरू हो गया, वो पहले धीरे धीरे ग्रेजुअली शुरू हो गया होगा उत्तर भारत में। एक मान लिया जाता है, चलो यहां से मानते हैं बदलाव का काल, और भी कई सारे बदलाव दिखते हैं। तो एकदम से नहीं कह सकते कि अधिशेष उत्पादन, धीरे धीरे कुछ कुछ क्षेत्रों में तो आने भी लगा होगा, लोग कलेक्शन करने भी लगे होंगे उसको, ठीक है ना। बट ऐसे माना जाता है कि बुद्ध काल से हमें साफ साफ अधिशेष उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। तो संक्रमण कर रहा था समाज इस तरफ से। अब जैसे मान लो अभी तो वैदिक काल की बात कर रहे हैं, अभी बुद्ध काल हमें पढ़ना होता तो हम क्या देखते हैं हम कि गंगा घाटी में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग खेती में, एक परिवर्तन देखते हैं हम। बुद्ध काल में पहली बार धान के रोपाई का उल्लेख। एक होता है बीज के द्वारा खेती करना, एक होता है धान के छोटे छोटे पौधे तैयार करना और फिर उसको एक कुछ दूरी पे लगाया जाता है। पंकज की मुस्कुराहट बता रही है ना, रोपाई का अनुभव थोड़ा बहुत है पंकज को, ठीक है। नहीं, मैं तो उनमें से हूं जो मतलब मुझे अनुभव है, मतलब
प्रत्यक्ष देखने का नहीं, मतलब करने का भी, ठीक है ना। तो अब जैसे रोपाई की बात, ठीक है ना, हमने करी अभी, तो जैसे एक बदलाव आ रहा है ना, तो ऐसे बदलाव बताते हैं कि हाँ ठीक है, ये चेंजेस है, मतलब एक नया। साक्ष्यों में पता चलता है कि इस समय अधिकाधिक जनसंख्या का उल्लेख मिल रहा है। जनसंख्या भी अधिक तब होगी जब खाद्यान्न वाली चीजें, पौष्टिक चीजें उपलब्ध होंगी। देखो, इंसान दुनिया में आ रहा है, बट वो बच भी तो पाए। जन्म तो ले रहा है, चलो एक बात है, बट बचने के लिए भी तो चाहिए उसके पास संसाधन। तो इस दौर में जनसंख्या अधिक होने के बहुत सारे प्रमाण मिलने शुरू हमें। इन सब से कहा जाता है कि नहीं, अधिशेष उत्पादन होने लगा होगा, तभी तो लोग बच पाते होंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था, जैसे वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, है ना। अब आप शीर्षक तो लिखो आप, वैदिक कालीन राजनीति। वैदिक कालीन राजनीति। राजनीति के बारे में आपको वैसे समझने के लिए मैं बताऊं कि राजनीति में वंश परंपरा के बारे में, जैसे एक ही खानदान के कई लोगों ने शासन किया, तो हम कहते हैं ना वंशावली, है ना। वंश परंपरा के बारे में, युद्ध, प्रशासन, प्रशासनिक विभाजन। किसी भी काल में जब हम राजनीति पढ़ते हैं तो वंशावली, युद्ध, प्रशासन, प्रशासनिक विभाजन, ठीक है, साम्राज्य विस्तार, है ना, ये सब एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी भी काल में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे आप। जैसे मान लो मध्यकाल में ही आ गए, अकबर की राजनीति पढ़ रहे हैं हम, प्रशासन है, प्रशासनिक विभाजन है, युद्ध है, कुछ वंशावली के बारे में, साम्राज्य विस्तार के बारे में, मौर्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ते यही सब है उसमें। पहली नजर में चूंकि मुख्य परीक्षा में तो राजनीति को महत्व मिलना नहीं है, तो सिलेबस में साफ साफ संस्कृति और विरासत कहा गया है। सपोर्ट, जैसे क्या होता है, किसी क्वेश्चन के एनालिसिस करने में राजनीति आपको हेल्प करेगा। डायरेक्ट राजनीति में कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे। कभी कभी कोई कोई गतिविधियां ऐसी हैं पूरे एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में जहां राजनीति का भी अपना एक महत्व है, ठीक है। जैसे अशोक की कुछ ऐसी नीति है जो आज हम पूरी दुनिया में, मतलब हम बोलचाल की भाषा में कहें तो एकदम चौड़ होकर के कहते हैं, फैल करके कहते हैं, भाई देखो हम तो अशोक के देश के रहने वाले हैं हम, है ना, ठीक है। जब भी प्रशासन की चर्चा होती है तो कौटिल्य की चर्चा होती है, कहीं पे भी बात कौटिल्य की याद करते हैं। अभी हम अभी पता नहीं कौन सी सरकार थी, अभी शायद झारखंड सरकार ने बजट पेश किया है अभी, हाँ, रामेश्वर उरांव जी का पढ़ रहा था मैं उसमें, ठीक है, न्यूज में, की वित्त मंत्री है वहां के, वो बजट पेश करते हुए उन्होंने कौटिल्य को कोट किया, मतलब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। आर्य शर्मा भी अपनी किताब में उल्लेख करते हैं इसका, है ना। तो ऐसे लोग कभी करते रहते हैं। कौटिल्य का क्या था प्रशासन, तो कुछ चीजें, अशोक की सहिष्णुता की नीति, अकबर की सहिष्णुता की नीति, तो ये अपवाद है, वरना राजनीति का कोई रोल है नहीं। मिनिमम तथ्यात्मक जानकारी ऑब्जेक्टिव के लिए, समझ में आ रही बात सभी को, मेंस का इसका रोल है नहीं, बट पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए मिनिमम तथ्यात्मक जानकारी। हाँ, अंडरस्टैंडिंग आपको व्याख्या करने में हेल्प करता है। किसी टॉपिक को मैं दिखाऊंगा अभी, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जहां राजनीति की समझ होगी तो आप व्याख्या ठीक से कर पाएंगे। राजनीति को बहु नहीं लिखना होता है, तो ये है इसकी भूमिका। अब वैसे तो टाइम तो हो गया है, दूसरी क्लास भी, इसलिए मैं ज्यादा ले नहीं जा पाऊंगा, वरना मैं 30-40 मिनट तो अभी और रोक लेता आपको मैं, बट रोकना पड़ेगा मुझे भी। हाँ, रोक लेता मैं तो आपको थोड़ी देर के लिए। देखो ऐसा लग जाता है हमें भी ना कि हाँ रोका जा सकता है, तब रोक लेते हैं हम। अब लगता है कि ज्यादा हो गया तो हम छोड़ देते हैं हम। कभी कभी ऐसा आएगा वक्त एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो अभी देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, आराम से हम बैठ सकते थे, बहुत आराम से हम, है ना। खैर, अब थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग दे दे रहे हैं आप जो रीडिंग करना चाहें उसके लिए। जैसे मान लो अब ऋग्वेद में ना कबीला का उल्लेख मिलता है। जैसे मान लो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इतिहास जन हो गए, इतिहास पढ़ रहे हैं हम, कबीला को जन कहा गया है ना, ठीक है। तो भाई, तो जनों का उल्लेख मिलता है हम जब हम इसकी बात करते हैं हम, तो है ना। अब कबीला का क्या है, आज यहां कल कहीं, तो क्षेत्र पे शासन नहीं, कबीले पे शासन होना है।
अब जब हम चारगाह है, मान लो कहीं पे हम पशुओं पे सारी व्यवस्था टिकी हुई है हमारी, तो हमारी पशुएं सुरक्षित हो, दूसरे के पशु भी ले आए तो और अच्छी बात है। तो भाई उसके लिए युद्ध की कहीं और जाएंगे तो युद्ध की संभावना हो सकती है। तो हम में से मान लो हम सब एक कबीला हो गए, इतिहास कबीला हो गए, ठीक है ना, तो हम में लड़ने वाली एक पूरी टीम बन जाएगी। हम में से ही कोई चयन करेगा, मतलब हम सब मिलकर के जो वयस्क लोग हैं, युवा लोग हैं, चयन करेंगे भाई हमारा हेड कौन होगा, मुखिया कौन होगा, जन का प्रधान। नॉर्मली ये माना कि जो शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, ठीक है ना, उनको राजा के रूप में, मतलब ठीक है। तो ऐसे करके ना, मतलब चूंकि सामाजिक खाना बदो समाज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो आपको जानकारी भी वैसी मिलेगी, कबीला पे शासन, ठीक है, राजा का काम है चारगाह, पशुओं की रक्षा, कबीला की रक्षा। कोई समस्या आएगी तो इनमें ही जो बुद्धिमान है वो पुरोहित हो जाएगा। पुरोहित कोई अलग से कोई ईश्वरीय अवतार नहीं है। ये जो पुरोहित, बहुत सारे पुरोहित, ऋग्वेद में 16 प्रकार के पुरोहित का उल्लेख, उसमें एक ब्राह्मण है। मतलब पूरे वैदिक साहित्य में 16 प्रकार के पुरोहित हैं, यानी 16 अलग अलग तरह की पूजा पाठ की पद्धति समझ लो आप। मतलब पूजा पाठ की पद्धति नहीं, पूजा पाठ कराने वाले विशेषज्ञ समझो आप। उसमें एक ब्राह्मण हुआ करते थे, अब केवल ब्राह्मण ही रह गए, ठीक है। मतलब जैसी जैसी जानकारी मिलती आती है, ठीक है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति उसने सुझाव देना शुरू कर दिया इस हम में से ही, तो पुरोहित हो गए। राजा के बाद भाई कौन लड़ेगा, अगला प्रमुख कौन होगा, जो दूसरा शारीरिक रूप से मजबूत होगा, सेनापति उसे बना दिया गया। ऐसे करके ये सिस्टम इवॉल्व करेगा। ये इसी तरह की बातें बताई गई किताब में भी, कुछ कुछ टर्म वगैरह है। चारगाह का प्रमुख रोल है, तो चारगाह प्रमुख को व्राजपति कहते थे। जीवन में जिसकी भूमिका वो हमें याद रखना है, चारगाह की भूमिका तो चारगाह प्रमुख जानना पड़ेगा। तो ये 5-7 इस तरह की महत्वपूर्ण बातें। पशुओं की चोरी हो रही है, अपराध भी है समाज में। जो भी उत्पादन, जैसे मान लो उत्पादन हुआ पशुओं के सेंस में, या कुछ भी युद्ध वगैरह में जो माल वगैरह लूट करके ले आए हम, बंटवारा होगा, बंटवारा करने के लिए समाज में जो बड़े हैं आप में से, मतलब कबीला में से जो वृद्ध लोग हैं, आप में तो कोई ऐसा है नहीं, उसकी एक अलग से सभा बना दी गई, सभा कहते थे, वो ईमानदारी से बंटवारा करेंगे। तो बंटवारे में ये, चूंकि राजा की बड़ी भूमिका थी, राजा आगे रिस्क लेता था, तो राजा को ज्यादा हिस्सा मिलेगा। फिर राजा के परिजन, परिवार बढ़ता जाएगा तो परिवार को ज्यादा सम्मान और हिस्सा मिलने लगेगा। पुरोहित सलाहकार हैं, उनको भी हिस्सा ज्यादा मिलेगा। ऐसे करके बंटवारा समाज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसी बंटवारे के साथ साथ फिर वर्ण व्यवस्था की बात होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो हम अब आगे वाली क्लास में, चूंकि मेरे ख्याल में कल तो क्लास नहीं है ना आपके साथ, इस वीक में क्लास और है ना, अभी तो एक और है, हाँ, सैटरडे वाली क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट, ठीक है। मतलब कोई पढ़ना चाहे आप में से, तो ऐसे करके आप राजनीति, समाज और धर्म, साथ में साहित्य का उल्लेख है, आप रीडिंग करना चाहें तो आर्य शर्मा में 3 चैप्टर है। एक तो विवाद वाला चैप्टर, उसमें ज्यादा ध्यान मत खपाइएगा। घोड़े का प्रयोग, आर्यों का आगमन, स्वास्थ्य का प्रयोग पढ़ करके ना विवाद वाली चीजों को छोड़ दिया करिएगा इकट्ठे। और जो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसमें भी कई विवादास्पद बातें उन्होंने कही हैं, उन सबका एग्जाम से कोई रोल नहीं है हमारा, ठीक है, इसलिए मैं ले भी नहीं रहा हूं उसको मैं, है ना। हम लोग स्ट्रक्चर वाइज ही चलेंगे, है ना। तो आप पढ़ के आना चाहें तो पढ़ के आ सकते हैं क्लास में, ठीक है। फिर थैंक यू।